हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 12वीं की इतिहास का, जिसका नाम है जी ईंटें, मनके और अस्थियां। और हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यू। ठीक है, देखो, पिछली बार भी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे हिस्ट्री में, और मैं इस बार भी लाकर ही दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के इस बार 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। पिछली बार जो है 6-7 बच्चों के आए थे 100 आउट ऑफ 100, बहुत सारों के 98 97 ऐसे आए थे। इस बार है ना, मैं चाहता हूं कि कम से कम 30-40 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए। ठीक है, और जो पिछली बार बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या एक्स्ट्रा करा। कहते सर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। सबसे पहले चैप्टर क्लियर करा वीडियो के अंदर से। आपको पता है ना, मैं हर चैप्टर की वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, वो करो। उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू करने हैं, प्लस पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, एमसीक्यू से क्या होता है, आपको एक तरह से टचअप मिल जाता है। ठीक है, देखो एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो एक एक मार्क्स से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं इससे, और है ना बड़े आंसर लिखने में भी हेल्प करता है आपको। जैसे मनकों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि मन के हमारे हड़प्पा में कौन सी साइड पर सबसे ज्यादा बनाए जाते थे, उनका काम किस जगह पर होता था, चूना दाड़ो। तो आपका आंसर फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, टीचर को लगेगा कि हाँ कुछ बात है ना। बहुत बार होता है 5 में से 4 नंबर मिलते हैं, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आपने सही लिखा है, फिर भी 4 नंबर मिलते हैं। तो ऐसी चीजें आपके साथ नहीं होगी अगर आपके एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्लियर है तो, है ना। मैं हर एक चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड करूंगा। बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, और जो भी आपके पीटी वगैरह यूटी वगैरह जो भी हो रहे हो, उसमें भी अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो याद रखना एमसीक्यू नहीं छोड़ने। और पीवाईक्यूज, ये वाली वीडियो भी मैं अभी बनाऊंगा पीवाईक्यूज की, इसको छोड़ने की तो बिल्कुल गलती मत करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूरा पेपर इसी में से बनेगा। और जो बच्चे मेरे साथ 11th में पढ़े हैं ना, पिछले साल 12th में पढ़े, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं ना पीवाईक्यूज की, इसका मतलब है एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसी में से बनने वाला है आपका। ठीक है, तो एमसीक्यू के बाद पीवाईक्यूज भी कर लेना, बट पहले चैप्टर की वीडियो भी देखना। ठीक है, चलो, आई होप आपने चैप्टर की वीडियो देखी हुई हो। और अगर आपने देखी हुई है ना, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ना, इसका आंसर पहले खुद ट्राई करना। ठीक है, और एड में मेरे को है ना नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे उसमें से मेरे इतने करेक्ट हैं। ठीक है जी, चलो जी। आप 40-50 क्वेश्चन कर लोगे ना हर चैप्टर के एमसीक्यू, बहुत है। चलो जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदाड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या बताइए कि मोहनजोदाड़ो के अंदर हमारे कितने कुएं थे। तो लगभग आपको पता है कि 700 कुएं थे, पढ़ा था हमने इसके बारे में चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसकी मुख्य विशेषता बताए। आपको पता है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो रहस्यमय लिपि थी वो आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया, और माना जाता है कि वो दाई से बाई और लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। चलो, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मैं अब थोड़ा टाइम दूंगा आपको, या वीडियो पॉज करके खुद सोचना। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान पाकिस्तान में, हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता को किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। चीन, जापान, कोरिया, रूस, मंगोलिया, इटली, इराक, ईरान, इराक, मिस्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो संबंध थे वो थे ईरान, इराक, मिस्र, है ना। मेसोपोटामिया, है ना, ओमान वगैरह जो हमने पढ़ा था, ये सारी की सारी चीजें, मिस्र, इजिप्ट, है ना। चलो, आई होप आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो। याद रखना, मैं ये एमसीक्यू की वीडियो बना रहा हूँ, बट मेन मोटिव ये भी है कि जो मैंने चैप्टर का मतलब चैप्टर पढ़ाया है उसमें से बच्चों को कितने एमसीक्यू जो है वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो देखना मेरा मेन मोटिव है। तो इसको एज अ टेस्ट लेना, और अगर आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो पहले चैप्टर करके आ जाओ। ठीक है, तभी मजा आएगा एमसीक्यू करने में, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो आता ही नहीं, तो करा ही नहीं, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, यानी एएसआई, है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर है। पुरातत्व जो हिस्टोरियन वगैरह होते हैं उसमें खोज करते हैं, चीज़ें वगैरह ढूंढते हैं। तो उनके पहले जनरल कौन थे, तो वो थे हमारे, कौन थे, जॉन मार्शल थे, कनिंगम थे, REM व्हीलर थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है वो थे हमारे कनिंगम। ठीक है जी, याद रहेगा ना, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या बताइए। कितने चिन्हों की संख्या कितनी है, 375 से लेकर 400 के बीच में है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। शिल्प उत्पादन, सबसे पहले मैंने अभी जब ये वीडियो शुरू करी है तो एक मैंने आपको बता ही दिया था, इसका एग्जाम्पल आंसर दे ही दिया था मैंने इसका। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, कौन सा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, या चूनादाड़ो। तो आपको पता है चूनादाड़ो बोलते हैं, चुन्हू दड़ो बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसका आंसर आपको पता है डी, अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, चलो, इंग्लिश में चूनादारो है इसलिए, तो बाकी चुन्हू दड़ो भी पढ़ सकते हो आप इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां पर मिले हैं। हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे मिले हैं जी हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य,
तो वो मिले हैं जी हमें कालीबंगन से। कालीबंगन कौन से राज्य में पड़ता है वो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाकी जब मैं पीवाईक्यूज की वीडियो बनाऊंगा तो मैप में आएगा, तो वो मैं आपको क्लियर करवाई दूंगा, बट आई होप आपने चैप्टर पढ़ा हो तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। शंख से बनी वस्तु का प्रमुख केंद्र था कौन सा? नागेश्वर, चूरादारो, राखीगढ़ी या हड़प्पा? ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो नागेश्वर था वहां पर शंख से बनी वस्तु वगैरह का केंद्र माना जाता था वो, ठीक है जी। चलो 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण कौन से है? जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो माना जाता है कि ये सारे कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण रहे होंगे, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरा वनस्पतिज्ञ किसे कहा जाता है? फसल उगाने वाले को, पुरानी फसल को कहा जाता है पूरा वनस्पतिज्ञ, या पुराने बीजों के विषय में जानकारी रखने वाले पुरातत्वविद को, या चावल उगाने वाले को? तो आपको पता है इसका आंसर है सी, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में ही देखा था चैप्टर के ये। ओके चलो, वो ये ना वो जले हुए बीज और वो जो पुराने बीज है उनको देखते हैं हमारे पूरा वनस्पतिज्ञ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप हमें मिले हैं? कहाँ पर? चौलिस्तान में, लोथल में, राखीगढ़ी में और धोलावीरा में? क्या है जी इसका आंसर? तो आई होप इसका आंसर आपको पता हो। ये पड़ता है जी अपना चोलिस्तान के अंदर। चोलिस्तान कौन से देश में है ये आप मेरे को बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना बच्चे, टाइम पास के लिए नहीं पूछ रहा। ये बीच बीच में से जो क्वेश्चन निकलते हैं ना, ये मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि इनके भी, ये मैं बता दूं, इस पीडीएफ के अंदर 40 एमसीक्यू हैं, बट ये 40 को आराम से मैं 70-80 कर दूंगा एमसीक्यू से एमसीक्यू बना के, ठीक है। और टाइम पास वाले एमसीक्यू नहीं है ये, यही आते हैं एग्जाम के अंदर, खोल के देख लेना पीवाईक्यूज बहुत सारे, तो इसमें पीवाईक्यूज वाले एमसीक्यू हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि डैश में हमें ऐसी संरचना मिलती है जिनका प्रयोग विशेष सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है? निचला शहर, धोलावीरा, दुर्ग या दिल्ली? तो आपको पता है हमारा जो दुर्ग है उसके अंदर बहुत सारी हमारी सार्वजनिक परियोजनाएं वगैरह, विशेष विशेष सार्वजनिक परियोजना वगैरह हमें मिलती है। एग्जाम्पल, विशाल स्नान घर। यस और नो? याद रखना विशाल स्नान घर का क्वेश्चन भी आ जाता है पीवाईक्यूज पे, वैसे मैंने बताया हुआ है इसका आंसर, ठीक है, जो मैं पीवाईक्यूज की वीडियो बनाऊंगा, बट बता रहा हूँ कि आ जाता है बहुत बार क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में डैश नामक हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष हमें मिले हैं। कहां पर? धोलावीरा, शुर्तुगई, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो? अब देखो इसमें ना कभी कभार एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है। मान लो इसका आंसर आपको नहीं पता, बट एक बात आपको दिख रही है अफगानिस्तान, अब आपको ये पता है धोलावीरा नहीं है अफगानिस्तान में, राखीगढ़ी नहीं है, नाम से पता चल रहा है हिंदी नाम है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, इतना भी पता है तो पाकिस्तान के अंदर है, पढ़ाई पढ़ाई लिया होगा आपने। शुर्तुगई जो है ना वो पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को डैश राजस्थान नामक एक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये तो मैंने आपसे अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि राजस्थान वो कहाँ पड़ता है हमारा जहां पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन है इसका आंसर, और कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, ठीक है जी, याद रहेगा ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो में ईंटों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 4 गुनी और डैश गुनी है, मतलब चौड़ाई की डैश गुनी है, मतलब जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की डैश गुनी है। कितनी गुनी है? 1 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, कितनी गुनी? तो इसका आंसर है दुगुनी है, ठीक है, 2 गुनी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग डैश पद्धति से बनाया गया था? देश पद्धति, ग्रीक पद्धति, ग्रिड पद्धति या चौकोर पद्धति? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और है ना जब भी आपको है ना हड़प्पा की सड़कों और नालियों की विशेषता बताओ तो ये पॉइंट जरूर लिखना है। इसका आंसर है ग्रिड पद्धति। ग्रिड का मतलब होता है ऐसे, जो रोड वगैरह होती है ना, जो नालियाँ वगैरह होती है वो हमारी ऐसे चौराहे पे काटती है एक तरह से, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चूनादाड़ो कितने हेक्टेयर की बस्ती है? 7 हेक्टेयर की बस्ती है, ठीक है। हमारे हड़प जो हमारी मोहनजोदड़ो है वो कितने हेक्टेयर की है? वो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। डोंट वरी, जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना उनके आंसर मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा आपको, ठीक है। 125 हेक्टेयर की है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इनमें से किन पदार्थों का प्रयोग मन के बनाने के लिए नहीं किया जाता था? कार्निलियन, कांच, सेलखड़ी, जैस्पर? तो सबका यूज किया जाता था कांच को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि कार्निलियन भी है पत्थर, जैस्पर भी है, सेलखड़ी, इन सबका उपयोग किया जाता था, पढ़ा है हमने चैप्टर के अंदर। कभी कभार ये भी आ जाता है कि मन के बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो भी पीवाईक्यूज में मैंने दे रखा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज में दे रखे हैं, टेंशन मत लेना। बस ये है कि फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने चैप्टर कवर किया है तो।
अफगानिस्तान डैश के सबसे अच्छे स्रोत के पास एक धुंधला पत्थर जो कि स्पष्ट रूप से अत्यधिक मूल्यवान था। तो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर हमें एक पत्थर मिलता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। कौन सा? कार्नीलियन, जैस्पर, सेलखड़ी या लाजवर्द मणि? तो इसका आंसर है जी लाजवर्द मणि, जिसको हम लैपिस लजूली भी कहते हैं। याद रहेगा ना? चलो जी। एक और शायद एक वो वारका शीर्ष वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, वारका शीर्ष वाला भी क्वेश्चन देखना। वो नहीं, वारका शीर्ष वाला 11th में है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, 11th में है वो। ठीक है, अभी मैं 11 की वीडियो बनाकर हटा हूँ इसी वजह से, है ना, आपके जूनियर के लिए भी करना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दिलमुन किस देश को कहा जाता है? भारत को, पाकिस्तान को, बहरीन को या ओमान को? तो मैं आपको बता दूं, जो दिलमुन है ना, ये हमें बेसिकली पहले माना जाता था, पुराने टाइम में दिलमुन बहरीन को कहा जाता था। इसका आंसर है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हाजी पक्षी किस पक्षी को कहा गया है? मोर को, तोते, कबूतर, चिड़िया? हे राम, आई एम रियली सॉरी। तो इसका आंसर है जी मोर। हाजी पक्षी मोर को कहा जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जी। हड़प्पा की लिपि को किस प्रकार लिखा जाता था? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप है ना कमेंट बॉक्स में लिखना कि 23 का आंसर जो है वो ये है। अलग से बताना आप मेरे को। वैसे मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। ऊपर जो बच्चे होंगे ना, जिन्होंने ऊपर मतलब ये दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। आई होप सबका आंसर इसका सही हो। इससे बेसिकली ये भी पता चलता है कि हाँ, एक बार जो चीज़ कवर करवा दी आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में हड़प्पा स्थल का नाम बताइए। ये तो सुपर सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमारा रिपीट हो चुका है। अफगानिस्तान में हड़प्पा स्थल का नाम बताइए। अफगानिस्तान के हड़प्पा, ये इसका देखो, धोलावीरा तो नहीं है, कालीबंगन भी नहीं है, राखी गढ़ी भी नहीं है, इसका भी शुरुतुगई है। ठीक है। बार बार मैं शुरुतुगई का क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ क्योंकि यार ये आता है, ये शुरुतुगई वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेहरू वाला, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। कब बने थे? ये भी नीचे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कब बने थे? 1875। अभी नीचे क्वेश्चन आएगा तब आंसर करना। डैश के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं जी? बताइए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आंसर दे ही दिया था। इसका आंसर है बी, शुरुतगई अफगानिस्तान। नहरों के साक्ष्य मिले हैं। एलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पा सील पर अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित करी थी? ठीक है, तो उन्होंने प्रकाशित करी थी अपनी रिपोर्ट 1875 में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वो शायद वो रिपीट वाला, वो रिपोर्ट वाला ही था। मैंने शायद उसको बता दिया कि वो कब बने थे, कब नहीं बने थे। बेसिकली वो रिपोर्ट की बात हो रही थी। मैंने बताया था ना, अलेक्जेंडर कनिंगम 1875 में रिपोर्ट की पेश करी थी उन्होंने, हड़प्पा से रिलेटेड, सील से रिलेटेड, हड़प्पा की मोहरों से रिलेटेड। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के एक पार्ट में तांबे को ओमान मैगिन नामक क्षेत्र से आने का उल्लेख किया गया है। और वो मैगिन नामक क्षेत्र किसको कहा जाता था? भारत, मेसोपोटामिया, बहरीन या ओमान? तो मैं आपको बता दूं कि माना जाता है मेसोपोटामिया में कि जो हमारा तांबे से बने जो होते थे ना चीज़ें होती थी, वो कहाँ से आती थी? मैगेन से। और मैगेन बोला जाता है ओमान को। ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पर मेसोपोटामिया के अंदर मैगेन ओमान को माना जाता था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। शिल्प कार्य का सबसे अच्छा संकेतक कौन था? मतलब हमें कैसे पता चलता है कि किसी एरिया में शिल्प का कार्य था? उस वहाँ पर कूड़ा देख के, वहाँ सोना देख के, वहाँ पर मतलब गीली मिट्टी देख के, या हथियार वगैरह वहाँ पर है ये देखकर? तो कूड़े को देखकर पता चलता है कि वहाँ पर शिल्प का कार्य होता नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे, तो उससे हमें आइडिया लग जाता था कि यहाँ पर शिल्प का कार्य हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं। ये पिक्चर किसकी है? देख लो अच्छे से, बुक के अंदर भी है और ये आता है क्वेश्चन। अशोका की है ना, सम्राट अशोक की है, पुरोहित राजा की है, पुरोहित की है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है पुरोहित राजा। ठीक है। आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा में क्या माना जाता है, एक राजा था, बहुत सारे राजा थे, या कोई राजा नहीं था? तो ये तीनों ही बातें जो थी वो हमारे कुछ कुछ इतिहासकार मानते एक ही राजा था, कुछ मानते अलग अलग राजा थे, कुछ मानते राजा ही नहीं थे। ठीक है। चलो बाकी पूरा पुरोहित राजा की एक वो मिली है मूर्ति वहां से। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नियोजन शहरी केंद्रों के लिए डैश सबसे प्रसिद्ध है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में एक इलाका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी नियोजित शहरी केंद्रों को लेकर। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या अपना राखी गढ़ी? तो इसका आंसर क्या है? सिंपल है, मोहनजोदड़ो। 125 हेक्टेयर में फैला ये इलाका है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाट आमतौर पर किस पत्थर से बनाया जाता था? तो बनाया जाता था सेलखड़ी, चर्ट, लाजवर्द या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर है चर्ट से बनाया जाता था। हमारी जो बाट होती थी ना, वेट करने वाली,
वेट वो वाला वेट नहीं, WEIGHT वेट, बाहर उठाने वाली, तो वो हमारा इसका आंसर है चर्ड। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। तो इसका आंसर सिंपल है हड़प्पा, तभी इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और आपका चैप्टर में भी देखो नाम के आगे ब्रैकेट में हड़प्पा सभ्यता लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड बताइए जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का कालखंड बताना, मतलब मेच्योर उसका बताना है। तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक था। और आई होप आपको पता हो कि ये BC ही, मैंने यहाँ 2600, अब कुछ लोग सोच, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपको पहले 1900 लिखना चाहिए था फिर 2600 लिखना चाहिए था, तो बच्चे मेरे को लग रहा है कि आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी। चैप्टर की वीडियो जाकर देख कर आना, तभी ये टाइमिंग का आपको क्लियर होगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन थे? ये बुक किसने लिखी थी? कनिंगम ने, सौरिंदर नाथ रॉय ने, व्हीलर ने या जॉन मार्शल ने? REM व्हीलर ने या जॉन मार्शल ने? तो आप अगर बुक में ढूंढोगे ना तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपकी बुक में लिखा है SN रॉय, और वही हमारे सौरेंद्र नाथ रॉय। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, अपन थोड़ा है ना, मैंने बातचीत महंगी है मेरी तो इसलिए मैंने पूरा नाम लिख दिया। ठीक है जी, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक अंतर की पहचान करने के लिए ना हम दो चीजें देखते थे। एक तो विलासिता की चीजें देखते थे, मतलब चीजों को है ना दो उसमें बांट दिया जाता था, एक विलासिता में और दूसरा किस में? उपयोगी वस्तुओं में। मतलब कि उस चीज का उपयोग क्या था, समझे ना मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है जो हमारे पुरातत्व थे ना, वो चीज़ों को है ना दो टाइप में बांट देते थे कि क्या वो चीज़ लग्जरी थी, विलासिता का मतलब लग्जरी चीज़ थी वो, और उसको कैसे उपयोग किया जाता था उस आधार पे। तो इसका आंसर है उपयोगी, मतलब उपयोगी के उपयोग के आधार पर हम चीज़ों को डिवाइड करते थे। नेक्स्ट है चूना दाड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्यान है, उस पर क्या बनते थे बताइए आपको? ईंटें बनती थी, मनके बनते थे, मटके बनते थे, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर है बी, मनके बनते थे। ठीक है, देखो कभी कभार है ना, बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। यहाँ देखो मटके लिखा है या मनके लिखा है, तो बच्चे ना कभी कभार जल्दबाजी में इसको मनके पढ़ ले और यहीं पर लगा दे, तो इतना भी नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ना। समझ रहे हो? चलो, बाकी इसका आंसर तो आपको पता ही है। अच्छा, अभी यहाँ तक आई गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे बताया चैप्टर अपलोड कर दिया है, उसके MCQ PYQs हर चैप्टर के अपलोड कर रहा हूँ, साथ में पोल साइंस के भी। तो उसको आप ज्वाइन मतलब देख लेना वीडियो, ताकि सारी चीज़ें, और PYQs तो देखना बिल्कुल मत भूलना बच्चे। ठीक है, और दूसरी बात है कि नोट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। गूगल पे जाके सिंपल लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑल दो क्लास 12th के नोट्स अभी मैंने डाले नहीं हैं, यहाँ क्लिक करोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो मैं कुछ टाइम में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। अब वीडियो शायद अपलोड भी हो गए हो नोट्स वेबसाइट पे। ठीक है, बाकी अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहो तो यहाँ से कंट्रीब्यूटर्स के बटन से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैं डायरेक्टली PDF दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं रख रहा, क्योंकि मेरे को पता है यार, बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब फाइनेंशियली ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनके लिए शायद अगर मैं छोटी सी अमाउंट डालूँ तब भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि यार ये कुछ ही बच्चों को मिल पाए नोट्स, इसीलिए मैं इसको फ्री रखता हूँ हमेशा। ठीक है, बट आपको भी पता है कि यार वेबसाइट की भी कॉस्ट होती है, आपको भी पता होगा, होस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो अभी तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट क्या पता आपके जब जूनियर, जब आपके 11th वाले बच्चे 12th में आए, या जो 10th में आए, 11th या 12th में आए, तब शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो पाए इसको, इस वेबसाइट को मैनेज करना, क्योंकि कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप अगर खुद से सपोर्ट करना चाहो कि हाँ मेरे को लगता है सर आप बढ़िया काम कर रहे हो, और आ, थोड़ा सा कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं, देखो सपोर्ट है ना, फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा है कितना बड़ा है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे को 10 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। ठीक है, कहते हैं सर मेरे पास इतना ही थे। बहुत है यार, मैं आपको बताऊं, बात पैसे की नहीं है। ठीक है, बात 10 रुपए 20 रुपए इसकी नहीं है। बात यह है कि जब बच्चे आगे से सपोर्ट करते हैं ना, मेरे को लगता है यार कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो 10% सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मैं 1,00,000% जाने के लिए रेडी हूँ उनके उनके लिए। है ना, तो एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ यार, बच्चे जब मेरे लिए इतना करने की सोच रहे हैं कि हाँ कि सर को प्रॉब्लम हो रही है, जब इतना सोच रहे हैं तो मेरे को उनके लिए बहुत ज़्यादा करना चाहिए। समझ रहे हो? तो अमाउंट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। ठीक है, तो ये दे रखा है, आप करना चाहो तो। और जो बच्चे सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनल कोई दिक्कत नहीं यार, 100 आउट ऑफ 100 लाओ, शांति मिल जाएगी, परम सुख मिल जाएगा मेरे को कि आज ही मेरी मेहनत सफल हुई। ठीक है, चलो।
और दूसरी बात यह है कि हमारा मेन पॉइंट स्टडी के अलावा भी अलग अलग चैनल है। मेन पॉइंट टेक सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जैसे कुछ बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उन्हीं के लिए मैंने चैनल बनाया है कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, है ना, यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हो, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके, लैपटॉप से फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस पर बता रखी है। तो आप इसको चेक कर लेना, वीडियो सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले चैनल को, ठीक है। बाकी ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो यहाँ पर मैं ब्लॉग वगैरह डालते रहता हूँ, दोस्तों के साथ कभी घूमने गए या कोई भी मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी चाहिए जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहीं पर वीडियो वगैरह डालता हूँ। और आजकल मैं ना मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत काम आएगी आपके, छोटी मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह देता हूँ मैं आपको छोटी छोटी, तो ये शॉर्ट्स वगैरह भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलो, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है, इसमें ही सारे मैं आप, क्योंकि पता है वेबसाइट पे अभी शायद मैं ना डाल पाऊँ तो यहीं पर डालूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ज्वाइन है, तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाना आप, ओके। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता डैश के क्षेत्र को कवर नहीं करता, किसको? भारत के, पाकिस्तान के, चीन के, अफगानिस्तान के। तो आपको पता है भारत का एरिया भी सिंधु घाटी सभ्यता में, पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान का भी शुरू तो गई है, बट चीन का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्वारा विशाल स्नानघर का उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता था? तैराकी सीखने के लिए, पानी में खेलने के लिए, विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है जी विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था हमारे विशाल स्नानघर का। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ही एंड का क्वेश्चन है, डैश अपने साथ पुरातत्व के अभ्यास में सैन्य परिशुद्धता लेकर आए, कौन थे वो थे जी हमारे आर.एम. व्हीलर। तो इसका आंसर है सी। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मेरे 40 में से 30 आए हैं, 40 में से 39 आए हैं, 32 आए हैं, 33 आए हैं, 40 आउट ऑफ 40 आए हैं, कितने भी आए हैं, ठीक है। और बाकी जो जो बीच बीच में क्वेश्चन करे हैं उनका भी आंसर बताना, और जिस बच्चे के 40 आउट ऑफ 40 आए ना, ईमानदारी से लिखना, मैं उस बच्चे का जो कमेंट है पिन करूंगा और हार्ट दूंगा, ठीक है। वैसे यार आप अगर ईमानदारी से अगर आप ये भी लिखोगे ना कि सर मेरे 40 में से 30 आए हैं, तब भी मैं हार्ट दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बड़ा 40 आउट ऑफ 40 वाले की तो थोड़ी बातचीत है ना, तो इसी वजह से। बाकी देखो, ये एमसीक्यू वगैरह आपको मिल जाएंगे, और पीवाईक्यूज की वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है। बाकी अगर कभी कोई दिक्कत आए तो पता है टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, बाकी ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, 15,000 1500 बच्चे वहाँ पर पहले से एडेड हैं, ठीक है। ये नाम है मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स, ठीक है। एंड मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।